आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मुगल प्रशासन के द्वितीय खंड पर विचार विमर्श करेंगे, जिसमें प्रांतीय प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और परगना के स्तर के एडमिनिस्ट्रेशन पर बातचीत की जाएगी। सबसे पहले आइए प्रोविंस का प्रशासन कैसे चलता था, प्रांतीय प्रशासन की स्थिति क्या थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में प्रांतीय प्रशासन की शुरुआत करने का श्रेय मौर्य शासकों को दिया जाता है। मौर्य काल में प्रांत के लिए चक्र शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शब्द का प्रयोग हुआ है? चक्र शब्द का प्रयोग। तो उस समय 4 प्रांत थे औपचारिक रूप से, और 5वां प्रांत हम देखते हैं कि अगर मगध को मिला दिया जाए, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो 5 प्रांत थे मौर्यों के समय में, और इसे चक्र कहा जाता था। और इसका प्रमुख जो है वह कुमार कहलाते थे और प्रांतपति कहलाते थे। तो कुमार उस समय प्रांत के प्रमुख होते थे। यहाँ देखा जाए उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत के किसी शासक ने, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो या मोहम्मद बिन तुगलक हो, प्रांतों का विकास नहीं कर पाया, यानी प्रांतीय प्रशासन की शुरुआत नहीं कर पाया। प्रांतीय प्रशासन की शुरुआत अकबर के समय में मुगल काल में हुआ, और अकबर ने अपने साम्राज्य को 1580 ईस्वी में 12 प्रांतों में विभाजित किया था। कितने प्रांतों में विभाजित किया था? 12 प्रांतों में। और उस समय प्रांत को सूबा कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। तो उसने 12 सूबा में अपने प्रांतों को, अपने राज्य को, अपने केंद्रीय जो उसकी सत्ता थी, उस सत्ता को उसने बांट दिया था। अगर उन 12 सूबा की बात करें तो उसमें सबसे पहला अवध, आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, बिहार, बंगाल, इलाहाबाद, दिल्ली, मुल्तान, लाहौर, ये सब उसके प्रांत के नाम थे। और उसके बाद अपने शासन के अंतिम काल में उसने 3 और क्षेत्रों को, राज्यों को जीता, जिसमें पहला खानदेश था, दूसरा बरार और तीसरा अहमदनगर। तो इस तरह से हम देखते हैं अकबर के शासन के अंतिम काल में कुल मिलाकर के 15 प्रांत हो गए। पहला प्रांत हम देखते हैं, एक जुड़ गया खानदेश, दूसरा बरार और तीसरा अहमदनगर। जहांगीर के समय में 16 प्रांत थे, क्योंकि उड़ीसा को अलग कर दिया गया बंगाल से, और उसके बाद 17 प्रांत की भी चर्चा मिलती है। तो जहांगीर के समय में 17 प्रांत हो गए, और शाहजहां के समय में 18 प्रांत, और औरंगजेब के समय में 21 प्रांत हो गए। तो इस तरह से मुगल काल में प्रांतों की संख्या, जो अकबर के समय में 1580 में 12 था, औरंगजेब की मृत्यु के समय में 21 प्रांत की चर्चा मिलती है, और औरंगजेब के शासनकाल में 20 प्रांत थे, लेकिन उसके मृत्यु के समय 21 प्रांत हो गए थे। कुल मिलाकर के आगे बढ़ें तो प्रांत के प्रमुख इस समय में सरसूबा कहलाता था। प्रांत को सूबा कहा जाता था और उसके प्रमुख को सरसूबा कहा जाता था। दूसरी तरफ इसको सूबेदार भी कहा जाता था, क्योंकि सूबा के प्रमुख सूबेदार हो गए। तीसरा तरफ नजीम कहा जाता था, और चौथा इसका नाम सिपह सालार था। अकबर के समय में प्रांत के प्रमुख को प्रायः सिपह सालार ही कहा जाता था। प्रश्न आ सकते हैं कि अकबर के समय मुख्य रूप से प्रांतपति को क्या कहा जाता था? तो सिपह सालार। इसके कार्यकाल को देखें तो 3 से 4 वर्षों तक वह सत्ता में रहता था। अभी हमारे यहाँ देखिए विधानसभा का जो सत्र है वो प्रायः 5 वर्ष के होते हैं, प्रायः नहीं 5 ही वर्ष के होते हैं। लोकसभा का भी 5 वर्ष का कार्यकाल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 3 से 4 वर्ष का था। इसके कार्य को देखें, प्रांतपति के कार्य को, जो सरसूबा या सूबेदार या नजीम या सिपह सालार कहलाते थे, उसके कार्य को, तो कर और राजस्व का एकत्रण करना इनका मुख्य कार्य था। किसका? कर, टैक्सेशन, यानी लगान की वसूली। दूसरा तरफ हम देखते हैं राजस्व, इन दोनों चीज़ों का एकत्रण करना। दूसरा न्यायिक व्यवस्था को, न्यायिक व्यवस्था को स्थापित करना, इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य था सैनिक और असैनिक अधिकारियों को यही अपने कंट्रोल में रखता था। तो जो भी सैनिक और असैनिक कार्य होते थे, उससे जुड़े हुए अधिकारी थे, या पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखने का कार्य ये प्रांतपति यानी सूबेदार या सिपह सालार करते थे। लेकिन धीरे धीरे 3-4 वर्षों के सत्ता में रहने के बाद वह अपना ग्रिप बनाते चला गया, और उन चीजों को अकबर ने महसूस किया। और 1580 से लेकर के 1586 के बीच में अकबर ने महसूस किया कि इनके अब चेक एंड बैलेंस के द्वारा इसे संतुलित किया जाए।
अतः सरसूबा को या सिपहसालार या सूबेदार को चेक और बैलेंस के तहत व्यवस्थित करने के लिए, प्रतिसंतुलित करने के लिए अकबर ने एक नए पद का सृजन किया और उस पद का नाम था प्रांतीय दीवान। जैसे आपको ध्यान में होगा, पिछले वीडियो में हमने रखा था कि वकील के पद को या वजीर के पद को प्रतिसंतुलित करने के लिए 1564 ईस्वी में 64-65 ईस्वी में अकबर ने दीवान एक कुल नामक पद का सृजन किया था और उनसे राजस्व संबंधी या वित्त संबंधी अधिकार लेकर के मुख्य दीवान को, जिसे दीवाने आला कहा जाता था, को सौंप दिया था। उसी तरह से सरसूबा या सूबेदार को प्रतिसंतुलित करने के लिए चेक एंड बैलेंस के तहत यहाँ पर प्रांतीय दीवान का गठन 1586 में किया। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कब किया गया, और इनको वित्तीय अधिकार दे दिया गया। दूसरी बात, इसकी नियुक्ति जो है वो केंद्रीय दीवान के द्वारा किया जाता था और केंद्रीय दीवान के प्रति ये उत्तरदायी होते थे। यद्यपि प्रांतपति के बाद यह दूसरा पदाधिकारी था, प्रांतपति के नीचे होता था, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वह प्रांतपति के प्रति नहीं बल्कि केंद्रीय दीवान के प्रति यह रिस्पॉन्सिबल होता था, उसके प्रति ये महत्वपूर्ण रूप से कार्य करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं रोक और संतुलन के माध्यम से प्रांतीय प्रशासन को आगे बढ़ाने का काम अकबर ने किया। आगे देखते हैं बख्शी की बात करें तो जिस तरह से केंद्र में मीर बख्शी था उसी तरह से ये बख्शी था और सूबे के सेना की देखभाल करता था। दूसरी बात, जो यहाँ पर सूचना से जुड़े हुए पदाधिकारी होते थे, जिसे वाकिया नवीस कहा जाता था या वाकिया निगार कहा जाता था, वो इसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था और ये सूचनाओं को केंद्र तक पहुंचाता था। यानी बख्शी जो होते थे वाकिया निगार का प्रमुख होता था और वाकिया निगार या वाकिया नवीस जो होते थे सारी सूचना बख्शी को देते थे और बख्शी केंद्रीय बख्शी को दे देता था। और इस तरह से भी प्रांतपति पर यहाँ बख्शी के माध्यम से भी एक रोक और संतुलन यानी संतुलन करने की उसे कोशिश की जा रही थी और उसको संतुलित किया जा रहा था। इस तरह से हम देखते हैं बख्शी के दो काम हो गए। प्रांतीय सदर होते थे, ये धार्मिक पक्ष, न्याय पक्ष और नैतिकता को देखने वाले होते थे। सदर और सुदर की चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। तो प्रांतीय सदर उसी के नीचे के पदाधिकारी होते थे जो खास करके धार्मिक क्षेत्र में कार्य करते थे, नैतिकता से जुड़ी हुई चीज़ों को देखते थे कि शरिया के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, इस्लामिक कानून के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। और काजी के रूप में जब वो बैठते थे तो उन्हें न्यायाधीश के रूप में जब बैठते थे तो उन्हें काजी कहा जाता था और उस समय उन्हें मीर ए अदल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मीर ए अदल। पिछले वीडियो में भी हमने रखा था कि मीर ए अदल जो है वो न्याय से जुड़ा हुआ अधिकारी था। अब आगे हम देखते हैं कोतवाल। ये कोतवाल जो है वह बड़े बड़े नगरों का या राजधानी का प्रमुख होता था। कोतवाल कौन होते थे? बड़े बड़े राजधानी या नगरों के प्रमुख होते थे और ये अमीर ए आतिश के सिफारिश पर इनकी नियुक्ति होती थी। प्रश्न आ सकते हैं कि अमीर ए आतिश के सिफारिश पर किसकी नियुक्ति होती थी? तो कोतवाल का। और नगर का पदाधिकारी था। नगर में शांति व्यवस्था कानून आदि को देखना, वहाँ पर स्वच्छता के बारे में, सफाई के बारे में, नाना प्रकार के नगर से जुड़ी हुई जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात करें तो कोतवाल के माध्यम से होता था। चलिए मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं कि भारत में नगरों का आगमन किस समय हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता को अगर देखें तो पहले तो हड़प्पा सभ्यता में ही लगभग आधा दर्जन महानगर थे और दर्जनों छोटे छोटे नगरों की उपस्थिति वहाँ दिखती है, जैसे मोहनजोदड़ो, जैसे हड़प्पा, जैसे हम देखते हैं बनवाले, जैसे आपको लोथल, जैसे इतने बहुत सारे शहर थे। ये सब ये इन नगरों की बात करें। उसके बाद लोथल आदि बड़े शहर थे, कालीबंगा भी। और उसके बाद देखें तो महाजनपद काल में कई नगरों की उपस्थिति दिखती है। लेकिन प्रश्न यह है कि नगरीय प्रशासन की शुरुआत कब हुई? तो नगरीय प्रशासन के संदर्भ में अगर देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य काल। उत्तर क्या हो जाएगा? मौर्य काल। महाजनपद काल में नगर का आगमन तो दिखता है लेकिन अगर अलग से नगर के लिए कोई पदाधिकारी नहीं होते थे और स्पष्ट रूप से मौर्य काल में नगर के प्रमुख के लिए नागरिक शब्द आया है। नगरीय एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी और हम देखते हैं मेगास्थनीज के इंडिका में भी स्पष्ट रूप से दिखता है। तो यहाँ भी नगर प्रशासन के कार्य कोतवाल के द्वारा संपादित होता था। अगर आते हैं जिला प्रशासन के संदर्भ में तो जिला को यहाँ पर सरकार कहा जाता था।
इसके समय में, मुगलों के समय में जिला को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। और इसके जो प्रमुख होते थे उसे फौजदार कहते थे। अब देखिए मौर्य काल में जिला के लिए कौन शब्द आया है? आहार या विषय, और इसके प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। यहाँ पर चक्र के प्रमुख को कुमार कहा जाता था, कुमारामात्य। और यहाँ हम देखते हैं इसके प्रमुख को विषयपति कहा जाता था और जिला को विषय कहा जाता था। तो मौर्य काल के एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट की भी स्पष्ट रूप से चर्चा होती है। याद कीजिए, जब आप विजयनगर और उससे पहले अगर देखेंगे चोल साम्राज्य, तो चोल काल में भी डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखती है। ये नाडु शब्द जो है, नाडु, इसका अर्थ ही होता है जिला, डिस्ट्रिक्ट। जैसे तमिलनाडु, तो नाडु शब्द जो है ये जिला के लिए ही आया है। दक्षिण भारत में प्रशासन के जो विभाजन था तो उसमें साम्राज्य के बाद मंडलम जो राज्य के लिए आए हैं, और उसके बाद नाडु ये डिस्ट्रिक्ट के लिए आया है। तो जिला प्रशासन हमारे यहाँ पहले से चला रहा था, मुगलों की देन यह नहीं है। लेकिन अगर तुर्कों के समय से देखा जाए तो तुर्क से लेकर के और अभी तक में अकबर के समय में ही, मुगलों के समय में ही जिला प्रशासन के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। इसके लिए सरकार शब्द आया है। सरकार का अर्थ हुआ डिस्ट्रिक्ट, जनपद। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ। और इसके प्रमुख फौजदार कहलाते थे। कौन कहलाते थे? फौजदार इसके प्रमुख होते थे। फौजदार का काम क्या था? तो कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, जो अभी कलेक्टर का काम है। दूसरा, जनता की सुरक्षा, लुटेरों से, ठगों से, लूटपाट आदि से जनता की सुरक्षा करना। तो ये दो काम मुख्य रूप से थे। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो गई, तो मुख्य रूप से ये दो काम करते थे। दूसरी बात हो गई कि यहाँ पर प्रशासन में राजस्व से संबंधित जो पदाधिकारी थे उनको अमल गुजार कहा जाता था, और अमल गुजार ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इनका काम देखें तो पहला, लगान वसूली करना, विशेष करके खालसा भूमि का, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी कि खालसा भूमि और इक्ता भूमि ये आपको दिल्ली सल्तनत के समय में, और यहाँ पर खालसा भूमि और जागीर भूमि होते थे। तो ये खालसा भूमि से लगान वसूली का काम करते थे। दूसरा, कृषि और कृषक से संबंधित जितनी बातें थी उसकी देखभाल करना, उनके बारे में आंकड़ा वगैरह को भी संपादित करना, व्यवस्थित करना, ये सब काम इनका मुख्य रूप से था। और आय और व्यय का ब्यौरा तैयार करना और मासिक रिपोर्ट केंद्र के पास भेजना। देखिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य इनका है। ये कृषि और कृषक की देखभाल करना, आय व्यय का मासिक रिपोर्ट निकालना, उसका आंकड़ा तैयार करना और उस रिपोर्ट को केंद्र के पास भेज देना, और आय को, जो शेष आय बच गए खर्च के बाद, उसे केंद्रीय खजाना में, या जहां भी खजाना है उस केंद्रीय खजाना में, सरकारी खजाना में भेजना। ये सारे काम अमल गुजार के थे, जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर राजस्व संबंधी या वित्त संबंधी कार्यों को संपादित करते थे। उसके बाद इनकी मदद के लिए एक पदाधिकारी था, कर्मचारी कहेंगे, सहयोगी था, जिसका नाम था वित्तक्षी, और ये कृषि के रिकॉर्ड को तैयार करता था। कृषि से संबंधित जितने रिकॉर्ड थे उसको तैयार करता था। और दूसरा, खजानदार यहाँ पर खजांची का काम करता था। तो जिला प्रशासन से जुड़े हुए मुख्य रूप से देखें तो 4 पदाधिकारी। पहला फौजदार हो गया, दूसरा अमल गुजार हो गया जो वित्त से जुड़ा हुआ था, तीसरा वित्तक्षी हो गया जो अमल गुजार के सहायक थे, और अगला खजानदार हो गया जो खजांची के कार्य करते थे। अब हम परगना की बात करें तो परगना प्रशासन की शुरुआत अगर देखें तो स्पष्ट रूप से शेरशाह के समय में दिखता है, और इसके जो प्रमुख हैं उसे सिकदार कहा जाता था। शेरशाह के समय तो दूसरा नाम था, सिकदारान नाम था, लेकिन यहां पर सिकदार कहा जाता था। और कानून व्यवस्था को बनाए रखना इनका प्रमुख कार्य था। क्या नाम था, क्या काम था? कानून व्यवस्था को बनाए रखना। आमिल जो था वह राजस्व वसूली के से जुड़े हुए पदाधिकारी थे। किसानों से इनका प्रत्यक्ष संबंध था। एक और बात है कि राजा किसानों से जब तक अपना संबंध प्रॉपर वे में जोड़ करके नहीं रखते थे, तब वहां पर विद्रोह, वहां नाना प्रकार की समस्याएं उभर करके आती थी, जिससे समस्या पैदा हो जाती थी और एक विद्रोह का वातावरण बन जाता था। तो ये जो आमिल जो था वो किसानों से प्रत्यक्ष संबंध रखते थे। और आमिल के संदर्भ में एक और बात है, अकबर ने अपने शासन के 18वें वर्ष में, कैवें वर्ष में, 18वें वर्ष में करोड़ी नामक एक व्यक्ति को नियुक्त किया था। वह करोड़ी वस्तुतः आमिल ही था।
और उनका काम था कि 1 करोड़ दाम की वसूली करेंगे। वो कितना दाम का? 1 करोड़ दाम की वसूली करेंगे और उतने बड़े क्षेत्र को इनके अंतर्गत में दे दिया गया। दाम जो है वो मुगल काल के सिक्का था जो तांबा का बना होता था। जानते हैं कि मुगल काल में सोने के सिक्के मोहर कहलाते थे, चांदी के सिक्के रुपया कहलाता था और तांबे का सिक्का मुख्य रूप से दाम कहलाता था। और अकबर के समय में उसके चांदी के सिक्के पर सीता और राम की प्रतिमा लगी हुई थी और शाहजहां ने आना नामक एक सिक्का चलाया था जो 1 रुपया का 16वां भाग होता था। तो ये आना तो अभी तक चल रहे थे। तो इस तरह से दाम के संदर्भ में वसूली की बात थी कि 1 करोड़ दाम का वसूली वो करेंगे। उन सारे भूखंडों को जोड़ करके एक राजस्व क्षेत्र बनाया गया। ये अकबर का प्रयोग था शासन के 98 वर्ष में, वह वस्तुतः आमिल ही था। उसके बाद कानूनगो की बात करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण पद था मुगल काल में। पटवारी का वह प्रधान होता था, मालगुजारी का निर्धारण करता था और शाहजहां के समय में यह पद काफी महत्वपूर्ण हो गया था। यह उपज एवं राजस्व के कागजात को तैयार करता था और भूमि के सर्वेक्षण का काम संपादित करता था। तो देखिए इसके काम क्या क्या है। उपज और राजस्व के कागजात तैयार करना, भूमि का सर्वेक्षण करवाना, मालगुजारी के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देना और पटवारी के प्रधान के रूप में वह कार्य करता था। यहीं पर फौजदार नामक एक पदाधिकारी होते थे जो वहां पर खजांची का काम करता था, कहां? परगना के स्तर पर। और कारकुन जो होता था वो राजस्व संबंधी किरानी या क्लर्क होते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं परगना के स्तर पर देखा जाए तो यहाँ भी 4-5 पदाधिकारी है। सबसे पहले सिकदार, दूसरे नंबर पर आमिर, तीसरे नंबर पर कारकुन, अगले नंबर पर फौजदार और अगला जो है हम देखते हैं कि कारकुन हो गए, तीसरे नंबर पर कानूनगो हो गए। तो इस तरह से ये अधिकारी हो गए। ग्राम प्रशासन की बात करें तो गांव में प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो एक स्वायत्त संस्था थी। यहाँ पर ग्राम प्रधान प्रमुख होते थे, पटवारी उनका सहायक होता था और भू राजस्व से जुड़े हुए खुद, मुकद्दम और चौधरी ये प्रमुख पदाधिकारी होते थे। तो खुद, मुकद्दम, चौधरी ये 3 यहाँ पर राजस्व से जुड़े हुए पदाधिकारी थे और गांव का प्रधान कहलाता था, पटवारी उसको सहयोग करता था। तो इस तरह से मुगल प्रांतीय प्रशासन, जिला प्रशासन, परगना प्रशासन और ग्राम प्रशासन को देखा जा सकता है। यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ से दिया जा सकता है। धन्यवाद।